एक गांव में खुशनारायण सेठ नाम का एक सेठ रहता था जो बहुत ही लालची था। किसानों को बेहला फुसला कर ठेके पर खेत में काम करवाता था और बाद में उनके सामने शर्त रख कर उनका हक मार लेता था। देखो विक्रम, यह गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मुझ जैसा मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरे गोदामों में भर जाती है। सच कहते हो सेठ जी, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। पूरे गांव पर आपका ही राज्य है। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। राजा तो हूं ही मैं। बेवकूफों को ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूं कि मेहनत ये करते हैं और फसल मैं हड़प लेता हूं। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। खुशनारायण सेठ यह बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास हनुमान नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हो। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे भी 1 साल के लिए आपकी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मेरा नाम हनुमान है और मैं पास के गांव काशीपुर में रहता हूँ। ठीक है हनुमान, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें सुन लो। ठीक है सेठ जी, बताइए क्या शर्त है। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सेठ से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद हनुमान वहां से चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। चलो सेठ जी से जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है कि इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। हनुमान किसान दिन रात खड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद फसल उगकर तैयार हो जाती है। हनुमान अब अपनी उस फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई है। अगर आधी जमींदार भी ले जाएगा तो भी मेरे हिस्से में कुछ तो आ ही जाएगा। हनुमान की उगाई हुई फसल की खबर खुशनारायण सेठ के कानों तक पहुंचती है। अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? आज हनुमान अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो हनुमान की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या सच में? यह तो बहुत अच्छी खबर है कि हनुमान आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। अरे हनुमान, फसल तैयार हो गई है क्या? इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ सेठ जी, इस बार मैंने धान की फसल लगा रखी है। काफी मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे यार, तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तेरी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होगी ही। सेठ जी, खेत भले ही उपजाऊ हो लेकिन अगर वहां मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने बहुत मेहनत की है। इस पर ज्यादा मत बोल हनुमान, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकालो ताकि मैं चलूं यहाँ से। मुझे और भी काफी काम है। यह कहकर खुशनारायण सेठ हनुमान से अच्छी अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल हनुमान के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर हनुमान मायूस हो जाता है। हे ऊपर वाले, इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा? भगवान, कब मेरी अपनी जमीन होगी? हनुमान इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद हनुमान का बेटा मोहन, जो शहर पढ़ने के लिए गया था, वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का यह हाल क्यों है? सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। खुशनारायण सेठ जैसे लोग हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फल खुशनारायण सेठ जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास न अपनी जमीन है न अधिकार, बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की यह स्थिति सुनकर मोहन बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। आज से यह अन्याय और नहीं चलेगा।
आज से मैं खेती करूंगा और उस लालची सेठ खुशनारायण को उसी की शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले ही दिन मोहन खुशनारायण सेठ के घर पहुंच जाता है। कहो मोहन, क्या बात है? सेठ जी, पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है? अब तुम खेती करोगे? जाओ भी। अभी तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। बच्चे पढ़े लिखे लड़के खेती के नाम पर गधे साबित होते हैं। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा तो हूं, पर मैं किसान का बेटा ही तो हूं। खेती किसानी मेरा धर्म है। चल ठीक है, मान लेता हूं। वैसे भी आजकल काम का क्या रह गया है? सब पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार ही तो घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तें तो सुन लो। खुशनारायण ने सोचा, यह बच्चा है, इस बार इसे कुछ ऐसी शर्त बताता हूं जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। उन्होंने शर्त बताई, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा मेरा होगा और नीचे वाला हिस्सा तुम्हारा होगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगले दिन मोहन खेतों में लग जाता है, पर इस बार उसने चालाकी की। धान की जगह उसने आलू की फसल लगा दी। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हुई और मोहन आलू निकालने लगा। खुशनारायण सेठ जब आया तो मोहन ने कहा, सेठ जी, आपकी शर्त के मुताबिक ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का मेरा, तो आप ऊपर वाला हिस्सा ले जाइए। खुशनारायण सेठ हैरान हुआ, ये क्या? यह आलू है, ऊपर नीचे कैसे बांटूं? आपने तो यही कहा था सेठ जी, शर्त आपकी थी। मोहन मुस्कुराया और सारी आलू अपनी झोली में भरकर घर ले गया। सेठ को बस घास फूस ही छोड़कर जाना पड़ा। पूरे गांव में खबर फैल गई। कोई पहले कभी ऐसा नहीं कर पाया था। खुशनारायण सेठ गुस्से से तमतमा उठा। इस बच्चे को सबक सिखाना होगा, वह बुदबुदाया। कुछ दिन बाद मोहन फिर गया जमीन के लिए। खुशनारायण ने इस बार और तेज शर्त रखी। ठीक है, इस बार फसल का नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। मंजूर है सेठ जी, मोहन ने कहा। मोहन ने इस बार गेहूं बोया। जब कटाई आई तो गेहूं सुनहरा लहरा रहा था और ऊपर वाला हिस्सा किसे समझाइए। मोहन ने अपनी होशियारी से कटाई कर ली और अपनी उपज में से कुछ गांव के जरूरतमंदों में बांट दी। रामू यानी हनुमान और मोहन दोनों खुशी से झूम उठे। फिर अगले साल मोहन फिर से सेठ के पास गया। खुशनारायण ने फिर से शर्त रखी, इस बार फसल का नीचे भी मेरा, ऊपर भी मेरा और बीच का हिस्सा तुम्हारा होगा। उसका साथी विक्रम भी साथ था। दोनों सोच रहे थे कि इस बार तो मोहन बिल्कुल फंस जाएगा। मोहन ने फिर शांति से खेती की तैयारी की और इस बार उसने गन्ने की फसल लगा दी। जब फसल तैयार हुई और खुशनारायण व विक्रम खेत पहुंचे तो दोनों का माथा ठनका। गन्ने के खेत में खड़ी फसल देखकर उनकी चालाकी फुस साबित हो गई। गन्ने में ऊपर नीचे और बीच सब कुछ उनका मतलब नहीं निकला। मोहन ने फिर अपने होशियारी से वे हिस्से समझ लिए जो सेठ की शर्तों को ठेंगा दिखा देते थे, और इस बार भी पूरा लाभ मोहन और गांव के लोगों के भले में गया, जबकि सेठ और विक्रम के हिस्से में बस कुछ काट फूट और झाड़ फूस रह गया। मोहन ने कटाई के बाद उपज का कुछ हिस्सा गांव के गरीबों में बांटा और हनुमान मोहन दोनों बहुत खुश थे। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई कि अब सेठ की चालाकी सबके सामने बेनकाब हो चुकी है। एक दिन खुशनारायण सेठ ने गहरी सोचकर कहा, अरे ओ विक्रम, बस कर, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद यही हमारी करनी का फल है। मैंने भोले भाले इन किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार हमसे किसी ने पंगा लिया है और इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं समझ चुका हूं कि अब मैं किसी किसान को परेशान नहीं करूंगा। सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा और जितनी भी जमीनें मेरे पास गिरवी हैं मैं वह सब वापस कर दूंगा। सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है, किसी ने कहा। एक किसान दिन रात मेहनत करता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ना कभी अच्छे कपड़े पहन पाता है, ना कभी अच्छा खाना खा पाता है। दिन रात दूसरों का पेट भरने के लिए वह अपना पेट जलाकर मेहनत करता है। ऐसे में इनको तरसाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनका हक तो इनको ही मिलना चाहिए। इस तरह मोहन की मेहनत और चतुराई ने खुशनारायण सेठ को सही रास्ते पर ला दिया। सेठ ने सभी किसानों की जमीनें और पैसे उन्हें वापस कर दिए। उस दिन के बाद पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगा।
लोग अब बिना डर के अपनी फसल उगाने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे।